जय हिंद दोस्तों। आपने किताबों में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बहुत पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी कंपनी हिंदुस्तान में आती है, अपने आप को एस्टेब्लिश करती है और पूरे देश को देखते ही देखते अपने चंगुल में फंसा लेती है। इसके साथ ही आपने ये भी पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज करा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से भारतीयों को लूटा, हमारे देश को बर्बाद कर दिया और यहाँ तक हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इसके साथ ही आपने बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप वास्तव में जानते हैं कि किन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए उस लड़ाई को लड़ा, अपने प्राणों का बलिदान करा और आखिरकार 1857 की क्रांति किस तरीके से विफल हुई। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राज से लेकर 1857 की क्रांति की असफलता का कारण, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये जो क्रांति थी उसने किस तरीके का एक सूत्रपात ला दिया था जो आगे जाकर के इंडिया की आज़ादी में उसने महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो देखिए, बात है 1600 ईस्वी की। ब्रिटेन के कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं जाकर के इंडिया में ट्रेड करा जाए, व्यापार शुरू करा जाए। और चूंकि इंडिया ब्रिटेन के ईस्ट में स्थित है, इसलिए उन्होंने एक अपनी छोटी सी कंपनी बनाने का विचार करा जिसको नाम दिया गया ईस्ट इंडिया। और सबसे पहले उन लोगों ने भारत में आकर, भारत में उस समय एक राजा हुआ करते थे जहांगीर, उनसे मिले और जहांगीर को उन्होंने बताया कि वो भारत में ट्रेड करना चाहते हैं, यानी व्यापार करना चाहते हैं। तो जहांगीर ने सीधे तौर पर तो मना कर दिया, लेकिन जब उन लोगों ने जहांगीर को उसके बेनिफिट्स बताए और जहांगीर को ये बताया कि वो उनको बहुत सारा पैसा देंगे इसके बदले में, तो उसके बाद जहांगीर मान गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले भारत के सिकंदराबाद में एक छोटा सा गोदाम बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया कि ये उनकी पहली कंपनी इस्टेब्लिश करी है उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया। और व्यापार में क्या था कि उन्होंने यहाँ से मसाले खरीदे, मसाला यहाँ पे उठाया, जहाज पे लादा और लेके चले गए कहाँ, ब्रिटेन में, ले जाके महंगे दाम पे बेचा। अब अंग्रेज़ों ने मसाले क्यों खरीदे, क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, या फिर मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों को चूंकि उस ज़माने में मीट बहुत पसंद हुआ करता था और मीट में डालने के लिए उनको मसाले चाहिए होते थे जो ब्रिटेन में बहुत महंगे मिलते थे, और वही मसाले उनको भारत में बहुत सस्ते दामों पर मिल गए। और पहली बार इस बात को देख करके वो हैरत अंगेज हो गए कि उन्होंने सिकंदराबाद में अपना जो गोदाम डाला था वहाँ से जो मसाले खरीदे, उनको जब उन्होंने वापस ब्रिटेन में ले जा कर के बेचा तो उनको उनके 10 गुने तक दाम मिले। और इन दामों को देख करके उनको अप्रत्याशित लाभ हुआ और उन्होंने इस बात उनके जो तात्कालिक गवर्नमेंट के आला थे उनको बताई। तो उन्होंने एक लेटर लिखा भारत के उस टाइम जो गवर्नमेंट में बैठे थे लोग उनको, कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यूएस में भारत की कोई छोटी सी कंपनी जाके व्यापार करना चाहे, उसको थोड़ा सा मुनाफा हो, और उसके बाद नरेंद्र मोदी यूएस के प्रेसिडेंट को लेटर लिखे कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। कुछ इसी तरीके से हुआ था। और उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से उनको ये बोला गया कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ व्यापार की अनुमति दी जाएगी, ज़्यादा चीज़ों से आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते। क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में जो राजा थे वो उनमें कुछ नवाब हुआ करते थे जो हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों पर अपना राज्य करते थे। तो आइए इस स्टोरी में आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार के नाम पर आकर के धीरे धीरे किस तरीके से उसने समूचे हिंदुस्तान में अपने पैर पसारे और व्यापार के नाम पर धीरे धीरे आगे जाकर उसने पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। तो कहानी पर वापस लौटते हैं। हिंदुस्तान के आलाओं के द्वारा जैसे ही उनको अनुमति दी गई, एक छोटी सी सेना लेकर दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो समुद्री मार्ग से सूरत के आसपास आते हैं तो उनको पता लगता है कि हिंदुस्तान में तो पहले से ही जो पुर्तगाली लोग हैं वो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो उनको लगा कि यार उनकी दाल शायद उस तरीके से गलेगी नहीं, इसलिए उन्होंने वापस ब्रिटेन के जो उनके अधिकारी हैं उनको बोला कि आप एक अच्छी खासी सेना भेजिए ताकि हम इन पुर्तगालियों से लड़ाई करके इनको हरा सकें और फिर हम एकमात्र रहें जो हिंदुस्तान में व्यापार करें, क्योंकि अगर हम अकेले व्यापार करेंगे तो हमको ज़्यादा मुनाफा होगा। और ये बताया जाता है कि उस वक्त ब्रिटेन के जो आला अधिकारी थे उन्होंने हिंदुस्तान में सेना भेजी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से लड़ाई की, उनको हराया, यहाँ से भगा दिया और उसके बाद वो हिंदुस्तान में व्यापार करने लगे। अब ये जो पहल थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो हिंदुस्तान में बहुत स्लो प्रोसेस से चल रही थी। वहाँ के कुछ लोग आते, यहाँ पर हल्का फुल्का व्यापार करते और वापस इंग्लैंड चले जाते। हालांकि उन लोगों का यहाँ रहने का ज़्यादा मन तो नहीं था, वो सिर्फ यहाँ पे व्यापार करने के पर्पज़ से आए थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगा कि यार हम इस व्यापार को बढ़ा सकते हैं, तो ये बात है ईयर
1707 की, तब उन्होंने औरंगजेब करके एक राजा हुआ करते थे भारत में, उनसे जाकर के मिले और उनसे कहा कि हम आपके साथ कुछ ऐसी शर्तें रखना चाहते हैं जिसके तहत आपको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा और हम हिंदुस्तान में व्यापार करना चाहते हैं। तो उस वक्त औरंगजेब बहुत ही कठोर और सख्त शासक हुआ करता था और उसके पास अच्छा खासा पावर था। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तैयारी के साथ थी नहीं, तो औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये लगा कि उनको कि यार उनकी फजीयत हो गई, तो उन्होंने सेना बुला करके औरंगजेब की सेना के साथ लड़ाई करी। लेकिन औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हरा दिया, उनको मुँह की खानी पड़ी और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले चुप हो गए। वो चुपचाप अपना जो व्यापार कर रहे थे वहीं तक सीमित हो गए। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब ख़त्म हुए, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि यार एक बार फिर से वो इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। वो छोटा मोटा व्यापार कर ही रहे थे कि उनकी नज़र बंगाल पर पड़ी और उनको लगा कि यार बंगाल में तो बहुत सारा मसाला और जो अन्य सामान हैं वो है उनको ट्रेड करने के लिए। और वो बंगाल गए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि जो बंगाल के उस समय राजा थे नवाब सिराजुद्दौला, उनसे जैसे ही जाकर के वो मिले और उन्होंने अपनी अकड़ दिखाई, तो नवाब सिराजुद्दौला ने उनको पटक के मारा और उनको अपना आईना दिखा दिया और वहाँ से भी अंग्रेज़ों को मुँह की खानी पड़ी, जिसको हिंदुस्तान के इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ हार मानने वाली नहीं थी और यहीं से एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसने जो दिमाग लगाया वो बहुत अलग तरीके का था। इसने सबसे पहले अपनी जो सेना थी उसको थोड़ा सा सुदृढ़ किया और सैनिक बुलाए गए ब्रिटेन से। और उसके बाद बात है 1757 की, तब प्लासी का पहला वॉर हुआ और उस प्लासी के वॉर में रॉबर्ट क्लाइव ने मिलकर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर हिंदुस्तान के जो उस समय के राजा थे जिन्होंने उनके ट्रेड में बाधा डाली थी, उनको हरा दिया। और इस घटना के जस्ट 7 साल बाद यानी 1764 में एक बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से 3 सरकारी सेनाएं लड़ रही थी, अवध की सेना, दिल्ली की सेना और बंगाल की सेना। और उसके सामने जो थी वो ईस्ट इंडिया थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत प्लानिंग से उस युद्ध को अंजाम दिया। और बड़ी हैरत करने वाली बात यह है कि इन तीनों स्टेट की जो सेनाएं थी उनको हरा दिया। और देखते ही देखते ईयर 1837 की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग आधे भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। कुछ एरियाज ऐसे थे जिन पर डायरेक्ट रूलिंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी की और कुछ एरियाज ऐसे थे जिन पर इनडायरेक्ट रूलिंग थी। यानी ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसमें जो पिंक एरिया है उस पर डायरेक्ट रूलिंग थी। येलो जो एरिया आप देख रहे हैं उस पर हिंदू राजाओं की रूलिंग थी। और जो ग्रीन एरिया है उस पर मुस्लिम निजाम राज करा करते थे। उन्होंने फिर एक दिमाग लगाया और अपनी सेना को पुनर्गठन करना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने भारतीय लोगों के सामने आर्मी में शामिल होने का प्रस्ताव रखा और ये बताया गया कि उनको 7 से 8 रुपये मिलेंगे और खाने को अच्छा खासा खाना मिलेगा, तो वो लोग तैयार हो गए। और ये बताया जाता है कि देखते ही देखते उस ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में 6:1 हो गया जो रेशो था सोल्जर्स का। मतलब 6 गुना भारतीय थे और सिर्फ 1 गुना ब्रिटेन के लोग थे। लेकिन उसके बावजूद भी केवल भारतीयों को सिपाही बनाया जाता था। उनको जो ऑफिसर वगैरह की सीट थी वो नहीं दी जाती थी, वो अंग्रेज़ों के पास रहती थी। और इसके बाद हिंदुस्तान में धीरे धीरे कुछ वर्ष और गुजरे और धीरे धीरे साल आ जाता है 1857। और 1857 की जिस क्रांति के बारे में आपने बहुत सुना होगा, उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल सीधी भाषा में बताना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें एक विशेष प्रकार की गन थी, गन जिसको बंदूक आप कहते हैं, वो थी, वो ईजाद करी थी। तो उसमें जो कारतूस था उसको मुँह से काटना पड़ता था सैनिकों को। वो जो कारतूस है उसको बनाया जाता था, जो कारखाना था वहाँ के एरिया में खलासी रहा करता था और उस खलासी का आना जाना वहाँ था। इसलिए उसने देखा था कि वो जो कारतूस था उसके ऊपर सुअर और गाय की फैट थी, जो चर्बी थी वो हुआ करती थी और उसी को आर्मी के लोग अपने मुंह से छिला करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ों ने उनको ये बात बताई नहीं थी, लेकिन उस खलासी को वो बात पता थी। और एक बार की घटना है, तब उस आर्मी में एक ब्राह्मण हुआ करते थे, वो अपने साथ एक लोटा उनके साथ में था और वो जा रहे थे। रास्ते में वो खलासी ब्राह्मण से मिलता है और पानी की मांग करता है कि आप मुझे पानी पिला दें। तो उस ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यार आप निचली कास्ट के हैं, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता क्योंकि मुझे लोटा धोना पड़ेगा, इसके लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर खलासी को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उस ब्राह्मण को सुनाया कि यार ये सारे नखरे आपके यहीं निकलते हैं, आप जिस सेना में रहते हैं और जिस कारतूस को आप काटते हैं मुझसे, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि सुअर और गाय की फैट लगी रहती है।
पहली बार तो ये बात उसने मानी नहीं, लेकिन फिर खलासी ने कहा कि मैं जिस कारखाने में ये चीज़ें बनती हैं वहाँ देख के आया हूँ। तो इसके बाद उस ब्राह्मण को लगा कि यार शायद ये सत्य कह रहा है, और उसने जाकर के अपने पूरे सैनिकों को ये चीज़ बताई। और फिर उन्होंने एक मीटिंग की और उसमें ये माना कि यार अगर ऐसा होता रहा और एक दिन अगर हमारे समाज में इन चीज़ों का पता लग गया तो समाज से हमको बहिष्कृत करा जा सकता है और ये हमारे धर्म के भी खिलाफ है। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि वो इस कारतूस को अपने मुंह से नहीं काटेंगे, क्योंकि इस पर फैट है, इस पर जो एनिमल फैट है वो लगाई गई है और हमारे धर्म के खिलाफ है। लेकिन अंग्रेज़ इस बात को कहीं मानने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन पर दबाव बढ़ाया और यहीं से शुरुआत होती है, यहीं एंट्री होती है मंगल पांडे की। मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था, उसने सबको इकट्ठा किया भारतीय सैनिकों को और ये कहा एज ए लीडरशिप कि आपको नहीं करना ये काम, हम विरोध करेंगे और अगर कोई अंग्रेज़ हमसे इस बारे में लड़ाई करेगा तो हम उसको मार देंगे। और इतना कहना था कि वहीं से पास से होकर के एक अंग्रेज़ घोड़े से होकर गुजर रहे थे और मंगल पांडे ने आओ देखा ना ताऊ और गोली चला दी। वो गोली घोड़े को लगी और घोड़ा नीचे गिर गया और इस पर जो अंग्रेज़ बैठा था उसको चोट आई। उसने इसके जवाब में मंगल पांडे पे गोली चलाई, लेकिन फॉर्चुनेटली वो गोली मंगल पांडे को लगी नहीं और उन्होंने खड़े होकर तलवार से उस अंग्रेज़ के ऊपर वार करा और उनको मार दिया। इसके बाद जो दूसरे अंग्रेज़ ऑफिसर थे उन्होंने भारतीय सैनिकों को ऑर्डर दिया कि इसको पकड़िए, इसको जेल में डालेंगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनको नहीं पकड़ा और कहा कि ये जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप हमसे एक ऐसा काम करवा रहे हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। लेकिन ये बताया जाता है कि फिर अंग्रेज़ों ने अपने दूसरे अंग्रेज़ सिपाहियों को बुला करके मंगल पांडे को पकड़ा, जेल में डाला और उसके बाद वो पहले व्यक्ति थे जिनको फांसी पे लटकाया गया। इसके बाद लखनऊ की एक घटना बहुत प्रचलित है। ये बताया जाता है कि लखनऊ में जो आर्मी थी उसने अंग्रेज़ों को धमकी दी कि अगर आपने हमसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया तो हम आपको मारेंगे, काटेंगे। तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या करा कि 85 लोग, उनके कपड़े फाड़े, उनको पीटा गया, मारा गया और जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इसके अगले दिन संडे था, अंग्रेज़ के जो सारे ऑफिसर थे वो बिजी थे और इसका फ़ायदा उठाकर जिन 85 लोगों को जेल में बंद करा गया था उनके साथी, उनके दोस्त आते हैं, उस जेल पर हमला करते हैं और सारे अंग्रेज़ों के खिलाफ मारकाट करते हैं। बहुत सारे अंग्रेज़ों को मारा जाता है और उनके पास जितने भी सामान थे, बारूद और गन वगैरह, उन सबको इकट्ठा करके और अपने साथियों को छुड़ा करके वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब चूँकि उनको ये पता था कि इसके जवाब में अंग्रेज़ उनको मारेंगे, काटेंगे, इसलिए वो सीधा दिल्ली पहुँच जाते हैं और दिल्ली में जाकर के अपने साथियों को ये चीज़ बताते हैं कि उन्होंने लखनऊ में ऐसा करा है। और दिल्ली में भी चूँकि इसके बारे में पहले खबर पहुंच गई थी, इसलिए वहाँ के जो आर्मी के लोग थे उन्होंने भी सहमति दी और ये मिलकर के फिर इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करा। और दिल्ली और ये जो आर्मी के लोग पहुँचे थे, ये सारे उस समय दिल्ली में जो शासक हुआ करते थे बहादुर शाह जफ़र, उनसे जाके मिले और उनको ये बताया कि हम आपको राजा बना करके आपके नेतृत्व में इसके खिलाफ़ लड़ना चाहते हैं। और बहादुर शाह के नेतृत्व में ये लोग लड़े भी, लेकिन चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय बहुत सजग हो गई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो गई थी, इसलिए 2000 सैनिक उन्होंने और बुलाए और फिर लड़ाई करी। इसमें बहादुर शाह जफ़र को परिवार समेत उन्होंने ख़त्म कर दिया। हालांकि इसके बाद बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने एक एक करके हिंदुस्तान की आज़ादी का जो पहला पड़ाव था सन 1857 की क्रांति, वैसे टुकड़ों में हुई थी और धीरे धीरे ये असफल हो गई। क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था असफल होने का वो ये था कि जो भारत के सारे राजा थे वो एकत्र नहीं थे और बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों का महज इसलिए साथ दिया कि अंग्रेज़ों ने उनको उसके बदले में पैसा देना सुनिश्चित करा और उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए और अपने निजी फ़ायदे के लिए इस क्रांति में उनका साथ नहीं दिया। और जिन क्रांतिकारियों ने साथ दिया उनको या तो फांसी दे दी गई या फिर मार दिया गया। लेकिन ये जो क्रांति थी 1857 की, ये असफल ज़रूर हो गई, लेकिन इसने जो चिंगारी पैदा की उसके बाद 1947 में जैसे ही भारत को आज़ादी मिली तो यहाँ से लेके वहाँ तक भारत ने किस प्रकार इस 1857 की असफल क्रांति से एक मैसेज लेकर के भारत को आज़ादी दिलाई आगे लोगों ने। इसके बारे में एक पूरा वीडियो हम अगला वीडियो डालेंगे, तो आप वेट करिएगा कि भारत की आज़ादी की पटकथा किस तरीके से लड़ी गई। इसके बारे में बहुत जल्द मिलते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।